नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। एक बार फिर से आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं एक ऐसी शख्सियत से जो कि रियल लाइफ के हीरो थे, फिर रियल लाइफ के हीरो बन गए और आजकल सिर्फ प्रवासी मजदूरों को घर नहीं पहुंचा रहे हैं, उसके अलावा भी और बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। ऐसे बड़े बड़े काम कि अब पूरे हिंदुस्तान में उन्हें सुपर हीरो कहा जा रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं सोनू सूद, मुस्कुराते हुए सोनू सूद। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है एक बार फिर से आपको देख के सोनू। थैंक यू सो मच मानक, ऑलवेज अ प्लेजर। जब भी मुलाकात होती है आपसे वापस एक एनर्जी आ जाती है। थैंक यू सो मच। क्या बात है। जैसे मैंने कहा, प्रवासी मजदूर, कितने आपने मजदूरों को अब तक घर पहुंचा दिया होगा? हम तो अब गिनती भूल चुके हैं उसकी। आपको कुछ आइडिया है? मैं उस दिन अपने जो मेरा पूरा हमारे संभालते लिस्टिंग संभालते, मैं उनसे कुछ गिन रहा था तो अभी 1 लाख से ऊपर हो गए। तो आई थिंक 1-1.25 लाख करीब तो पक्का लोग होंगे जो अपने घरों में जा चुके हैं। क्या बात है, 1 लाख 1.25 लाख। इसीलिए लगता है कि अब आपने उन प्रवासी मजदूरों से ध्यान हटाकर किर्गिस्तान में फंसे हुए छात्रों पर लगा दिया है। 1500 छात्र ऐसे हैं इंडिया के मेडिकल स्टूडेंट्स जो वहां फंसे हुए थे। आपने उनको घर लाने का जिम्मा उठाया है और पहली फ्लाइट उन छात्रों को लेकर वाराणसी पहुंच भी चुकी है। सही कह रहा हूं मैं? जी बिल्कुल। मैंने फोकस नहीं किया, उन्होंने फोकस किया। काफी समय से मैं अपने ट्विटर टाइमलाइन पे मैसेजेस देखता था उन लोगों के कि किर्गिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स फंसे हुए, उनको बाहर निकाला जाए। फिर काफी पेरेंट्स ने भी मुझे टच बेस किया कि आप सोनू इनको हेल्प करें। सो देन आई स्टार्टेड मेकिंग दोज रोड मैप्स कि कैसे इनको निकाला जाए, क्या तरीके हैं, क्या गाइडलाइंस हैं उनको निकालने की और क्यों नहीं निकल पा रहे। फिर देन आई गॉट इन टच विद स्पाइसजेट पीपल और उनके साथ भी मैंने बैठ के पूरी हम लोगों ने स्ट्रेटेजी तैयार की कि इनको कैसे निकाला जाए। देन वी गॉट ऑल दोस परमिशंस, उनकी पूरी लिस्ट मंगवाई स्टेट वाइज कि किस किस स्टेट से लोग, बिहार, यूपी, गया, हैदराबाद, आंध्रा में अलग अलग जगह, वाइजैक इन जगह से, यूपी में थे, दिल्ली, राजस्थान, सब जगह के लोग थे। फिर उनका पूरा भी काम करके भी कल फर्स्ट इवैक्यूएशन फ्लाइट निकली है जो वाराणसी लैंड की। आज वाइजैक के लिए अभी निकलने वाली है 1 घंटे के अंदर और फिर दिल्ली, चेन्नई और बाकी की जगहों के लिए भी इवैक्यूएशन शुरू हो जाएंगे। ओके, तो एक फ्लाइट अभी तक आई है उन स्टूडेंट्स को लेके? जी बिल्कुल। ओके, उसमें कितने स्टूडेंट्स आए हैं सोनू? इसमें कल वाराणसी के 135 लोग थे, आज 175 लोग हैं जो वाइजैक आ रहे हैं। उसके अलावा फिर हर रोज 2 दिल्ली की, 2 हैदराबाद, 2 ऐसे 350-400 लोग जो होंगे हर रोज आएंगे। बताइए, आप अपनी जेब से पैसा खर्च करके और उन स्टूडेंट्स को उनके घर पहुंचा रहे हैं। पहले हिंदुस्तान के अंदर ही आप ये काम कर रहे थे, अब विदेशों से भी आप लोगों को, हिंदुस्तानियों को सुरक्षित लाकर उनके घर पहुंचा रहे हैं। आपने उनसे कुछ बातचीत की है इन लोगों से जब ये स्टूडेंट्स पहुंचे? देखिए, मेरी इनसे अक्सर बातचीत होती रहती है। मैं सारा दिन, अभी तो मुझे लगता है कि पूरे किर्गिस्तान के जितने स्टूडेंट्स हैं उनके पास मेरा नंबर है, बेशुमार लिस्ट ऑफ नंबर। जब मैंने मुझे याद है कि मैंने पहला ट्वीट उनके लिए किया था, तो उसके बाद इतने लोगों के, मतलब आप 1-1.5 घंटे के अंदर मुझे लगता है मुझे कम से कम 70 से 80 कॉल्स आए और सब लोगों को था कि यार मैं यहाँ पे फंसा हूँ, मैं स्टेट काउंसलर, हमारे लिए भी आप निकालोगे, हम तो नहीं पीछे रह जाएंगे। तो मैंने बोला कि नहीं, निकालेंगे तो सबको निकालेंगे। तो दिस इज हाउ द होल जर्नी स्टार्टेड मानक। और अभी सबको सब टच में मतलब रहते हैं। अभी एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, वहाँ से वीडियोस भेजेंगे, वहाँ पे पिक्चर्स की सब हम लोग सर आ रहे हैं, बोर्डिंग कर रहे हैं। तो आई फील कि दे आर नाउ लाइक एक्सटेंडेड फैमिली। जो जैसे बोलते हैं ना कि जब घर से बच्चा निकलता है तो बताता है कि मैं ट्रेन पकड़ लिया है, मैंने फ्लाइट पकड़ लिया है, मैं ठीक ठाक बैठ गया हूँ। तो वैसा ही एक फीलिंग आ रहा है और आई एम ग्लैड कि सब अपने परिवार वालों से मिल भी लेंगे और जल्द ही सब दो फैमिलीज विल गेट रीयूनाइटेड। अच्छा, उन लोगों ने जो वीडियोस बनाए ना, स्टूडेंट्स ने, कुछ ने फ्लाइट्स में वीडियोस बनाए हैं, मुझे आई एम श्योर कि उन्होंने आपको भेजे होंगे डायरेक्टली। सबके पास आपका नंबर है, आपने वो वीडियोस देखे होंगे। कुछ एक वीडियोस मेरे पास भी आए हैं, ऐसे वायरल हो गए हैं। हाँ, तो मैं दिखाता हूँ, मैं कोशिश करूंगा थोड़ा जूम इन करूँ अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे, और मुझे उम्मीद है आपको उसका ऑडियो भी सुनाई देगा। शायद हो सकता है ये वीडियो आपके पास भी हो। ये देखिएगा जी। फ्लाइट में तालियां बज रही हैं और स्टूडेंट्स बैठे हैं फेस मास्क लगा के, शील्ड लगा के, और उनके हाथों में सोनू सूद के पोस्टर हैं। एक वीडियो तो ये है, तालियां बज रही हैं। एक्सपीरियंस है। हमारे
थोड़ा सा एम्बैरेसिंग भी लगता है और फिर अच्छा भी लगता है कि शायद कुछ लाइफ में अच्छा किया कि इन लोगों से मैं जुड़ पाया और इन लोगों को घर भी ला पाया। तो अच्छा, दूसरा वीडियो भी दिखाता हूँ, मुझे पता है आपके पास होगा ये, दूसरा भी देखिएगा, एक छोटा सा वीडियो है। अगर आप नहीं होते तो पिछले 4 मंथ से हम लोग यहाँ फंसे हुए थे। तो थैंक यू सो मच फॉर सोनू सर एंड स्पाइसजेट एंड वी ऑल लव यू अ लॉट। ओके, 4 महीने से फंसे हुए थे ये स्टूडेंट्स, बताइए, कह रहे हैं आप नहीं होते तो हम घर कैसे पहुंचते। ऐसी स्टोरीज आपको भी कुछ सुनने को मिली है क्या इन स्टूडेंट्स की, कि फंसे हुए थे, कैसे जिंदगी काट रहे थे, कैसे तड़प रहे थे घर आने के लिए? मेरे को बहुत वीडियोस भेजे उन्होंने। इनमें से एक अनफॉर्चुनेटली एक स्टूडेंट की डेथ भी हो गई थी वहाँ पर, और उन्होंने मेरी उसकी पिक्चर भी शेयर की मुझसे कि सर ये देखिए हमारा कुलीग था जो ही कुडंट सर्वाइव और यहाँ पे हालत भी बहुत खराब है, हम जल्द से जल्द घर आना चाहते हैं, हमारे पेरेंट्स बहुत चिंतित है। और मैं हमेशा सोचता था कि जब आप सोचिए कि एक पराए देश में लोग बच्चे हैं इतने हजारों की गिनती में, उनके पेरेंट्स कितने वरीड होंगे जब उनको बच्चे हर रोज डेस्परेट होकर फोन करते होंगे। और काफी समय से लोग कोशिश कर रहे थे, पर जब मुझे मेरे नोटिस में आया तो मैं भिड़ा और 4 दिन के अंदर पहली फ्लाइट में हिंदुस्तान में लैंड करवा दी थी। और अभी आप देखेंगे कि एक हफ्ते में इनको इवैक्यूएट कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि शायद ये अच्छा काम मेरे हाथों से लिखा था और अभी इनके परिवार का मैं हिस्सा बन गया हूँ। मुझे घर पहुंच के उन्होंने इन्विटेशन सबने दिया है कि सर आप सबको आना है। तो बड़े अभी देश भर में इन्विटेशन बाकी हैं। होपफुली जब सब ठीक हो जाएगा तो इन घरों में भी जाना जरूर पड़ेगा। नहीं, आपने कहा कि ये मेरे हाथों लिखा था, लेकिन मैं कहता हूं ये सिर्फ आप ही कर सकते थे और कोई कर नहीं सकता था, क्योंकि आपने जब प्रवासी मजदूरों की बसें भेजी, फिर फ्लाइट से भी कुछ लोगों को आपने भिजवाया, ऐसे समय में जब लोगों को कुछ मिल नहीं रहा था साधन। उसी तरह अब जबकि सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हैं, ये आप ही थे जो कर सकते थे। चार्टर्ड फ्लाइट्स अरेंज करवाई हैं इन स्टूडेंट्स के लिए, सीधे किर्गिस्तान से सीधे वाराणसी और दूसरी सीधे वाइजैक, सीधे अपने घर। उन स्टूडेंट्स के चेहरे पर जो दिख रहा है ना फीलिंग, सोनू यकीन करिए हम सब इतना अच्छा महसूस कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये काम एक बाहुबली ने कर दिखाया है जो कोई नहीं कर सकता था। आपको भी वो फीलिंग आ रही है क्या? थैंक यू सो मच। पता नहीं मुझे कई बार फंस जाते हैं स्टूडेंट्स। मुझे अभी आज सुबह वाइजैक की फ्लाइट है, उसमें उनके पेट्स साथ में जाने वाले, तो उन्होंने रोके बोला कि सर हमारे पेट्स हैं, आप इनको भी बोर्ड करवाइए। तो मैं फिर फोन कर रहा था इधर कि इनको पेट्स को कैसे चढ़ाया जाए। फिर कई बार क्या होता है कि किसी एक स्टेट में लोग जाने वाले होते हैं, अभी इतने डेस्परेट है वो लोग वहां से निकलने के हिंदुस्तान पहुंचने के लिए कि राजस्थान वाला बोलता है कि मैं वाइजैक पहुंच जाऊंगा, मैं दिल्ली वाराणसी कहीं भी भेज दो, लेकिन हिंदुस्तान भेज दो। पर हर स्टेट की कुछ गाइडलाइंस होती हैं कि भैया वो आप अगर वाइजैक है तो वाइजैक या आंध्रा के लोग ही एक्सेप्ट करेंगे, चेन्नई के नहीं करेंगे, या राजस्थान के नहीं करेंगे, या अगर यूपी में जाएंगे तो दूसरी स्टेट्स के नहीं करेंगे। तो पर बच्चे इतने डेस्परेट वहां पहुंचने की, उनको पहुंचना है, फिर देन यू हैव टू मेक फ्यू कॉल्स, आपको रिक्वेस्ट करना पड़ता है। और कई बार स्टाफ भी मुझे बोलता है कि सर आप ही फोन कीजिए क्योंकि आप ही करवा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यार मैं कैसे करवा सकता हूँ, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। मैंने कभी ये चीजों में कभी सीखा नहीं है, कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। पर आप विश्वास कीजिए कि मैं जब भी किसी को फोन करता हूँ, चाहे वो कई बार एम्बेसडर से बात करनी पड़ती है, कई बार चीफ सेक्रेटरीज है, सब उनसे बात करनी पड़ती है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तो वो बड़े खुशी से फटाफट कर देते हैं, बोलते हैं कि यार सोनू आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड वी वुड आल्सो लव टू सपोर्ट यू ऑन दिस, और वो काम हो जाता है। वो बोलते हैं कि जैसे शायद भगवान ने वो जादू की छड़ी है जो ऊपर से चलाता है और फटाफट काम होते जा रहे हैं। देखिए आपको दुआएं तो मिल रही हैं, खूब मिल रही हैं सोनू, और पूरे हिंदुस्तान से नहीं पूरी दुनिया से मिल रही है, क्योंकि हिंदुस्तानी दुनिया भर में फंसे हुए हैं अभी भी। लेकिन आपको इन दिनों में जब आप ये सब काम कर रहे थे, कुछ एक बैड एक्सपीरियंस भी हुए, हमने खुद देखा। जैसे महाराष्ट्र में रूलिंग पार्टी नाराज हो गई, उन्होंने कह दिया कि आप तो बीजेपी के हाथ में खेल रहे हैं और हमें एम्बेरस करने के लिए सब कर रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट खुद अपने लेवल पे भी कर रही है। आपने कैसे डील किया उस टाइम से? देखिए जब किसी चीज में सच्चाई नहीं होती और लोग आपको उस चीज पर उंगली उठाते हैं, तो बेटर होता है कि आप इग्नोर करें, आप सोचें नहीं उसके बारे में। मुझे याद है कि जब उन्होंने बोला था तो उस दिन 6,500 लोग यूपी और बिहार जाने वाले थे और मैं बहुत भागदौड़ में लगा था उनको निकालने के लिए। और जब मुझे पता चला तो मुझे कुछ लोगों ने बताया, तो ऐसा कि बेटर टू इग्नोर कि आप क्यों इनके बारे में इतना सोचना। जब सच्चाई नहीं है तो अपने आप ये जो खबरें होती है उसकी लाइफ ज्यादा नहीं रहती, अपने आप बैठ जाएंगे। बट जब हर जगह खूब चर्चा होने लगी तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं असलम शेख जी हैं, उन्होंने बोला कि सोनू मुझे लगता है यार हम लोग कैसे साथ में कॉफी पी के क्लियर कर देना चाहिए कि कुछ है नहीं। और हम लोग ने कॉफी पिया और विश्वास करें दे वर वेरी नाइस, और उन्होंने बोला कि सोनू हमारी तरफ से कुछ भी सपोर्ट आपको चाहिए, वी आर देयर फॉर यू, और जो आपने काम किया बहुत कमाल का किया। सो आई थिंक दैट कन्वेज इट ऑल कि जब आप काम करते हैं तो सोचिए मत कि कौन आपको रोकता है, कौन आपको आपकी सराहना करता है, कौन
आपको नहीं पसंद करता कि आप क्या करें, आप काम करते हैं, रास्ते खुद ब खुद खुलते जाते हैं और कड़ियां जो है वो सॉल्व होती रहती हैं। हाँ, जैसे शिवसेना की मैंने बात की ना, तो संजय राउत भी थे, वो कह रहे थे कि पता नहीं शायद ये कोई है इनके पीछे और ऐसे वैसे। उसके बाद आपकी कुछ फोटो आई, आपने खुद जाके शायद उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे से मुलाकात की थी। उस मीटिंग में क्या बातचीत हुई थी, कुछ बताना चाहेंगे? मैं वही बोला कि मेरे जो दोस्त हैं असलम जी को लेकर गए, ही फ्रॉम कांग्रेस और गार्डियन मिनिस्टर महाराष्ट्र के, बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो उनको पता है कि मेरा कुछ लेना देना नहीं किसी पार्टी से। अली सर सोनू मैं जानता हूँ तेरे को 20-22 साल से, चलो एक कॉफी पीते हैं, और हम लोग मिले, और उद्धव जी एंड आदित्य दे वर वेरी स्वीट, बहुत कमाल के लोग हैं, और दे हैव डन रियली, आई थिंक कनेक्शन लूज हुआ क्या? नहीं आ रही है आपकी आवाज, बोलिए बोलिए। हाँ, अच्छा, कनेक्शन लॉस्ट, देयर वाज अ प्रॉब्लम। नहीं, आपकी आवाज भी आ रही है और तस्वीर भी दिख रही है, आप बोलिए। अच्छा, ठीक है सर। then they met me और they were very sweet, और उन्होंने बोला कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आप ऐसे काम करते रहिए, और अगर हमारे लायक कुछ भी चीज हुई तो आप हमें जरूर बताइएगा। एंड आई थिंक दैट्स ऑल। और उसके बाद जब भी जरूरत पड़ी है मुझे कोई भी चीज की, दे हैव बीन वेरी वेरी कोऑपरेटिव। और आई थिंक जब आप किसी स्टेट में काम करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट की मदद तो लगती ही आपको, कुछ अच्छा काम करना। जाहिर है, अब जैसे लोगों को पता है सोनू सूद कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए कुछ लोग बोल रहे हैं कि अब एक कोविड की वैक्सीन बनाने की जिम्मेदारी भी सोनू सूद को देनी चाहिए। मैंने कल देखा, आई विश मैं कुछ ऐसा कर पाता। मैं उनको वही बोला कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी। तो मैं कह रहा था ये कोविड की वैक्सीन भी लोग अब आपसे बनवाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये कुछ भी कर सकता है। या कल एक जिम्मेदारी दी गई मुझ पर, मैं उनको वही बोला कि सर इतनी बड़ी जिम्मेदारी मत दो मुझे, जो काम कर रहे हैं आई थिंक उनको करने दीजिए। बट खुशी इस बात की है माने कि लोगों को एक विश्वास है कि अगर कोई चीज का हल नहीं ढूंढा जा सकता तो आप कर सकते हैं। आप विश्वास कीजिए, जब किर्गिस्तान से लोगों को निकालना शुरू किया तो इतनी जगह से, पूरे आई मीन विदेशों से, आप टोरंटो से बात करें, अमेरिका से बात करें, फिलीपींस, मनीला, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इन सब देशों से, सिंगापुर, इन सब से भी लोगों के फोन आने लगे कि हम लोग इतने महीनों से फंसे हुए हैं, आप हमें निकालिए और वहाँ पे पहुंचाइए। सो आई थिंक वो जिम्मेदारी होती है, बढ़ती रहती है। मेरे घर वाले हमेशा बोलते हैं कि तू शांति से नहीं बैठता, कुछ ना कुछ नए पंगे करता ही रहता है, और अभी देश विदेश वालों को घर निकालने का जो तूने पंगा लिया है, गोइंग टू कीप यू बिजी। बट आई एम ग्लैड दैट मैं कुछ इन लोगों की जिंदगी में कुछ नहीं, यही तो कह रहा हूं मैं कि ऐसा लगता है कि अब आपने ये मिशन बना लिया है लोगों की मदद करना। इसीलिए किसी ने एक अखबार की कटिंग डाली थी कि फोन खरीदने के लिए किसी ने गाय बेचनी थी, तो आपने उनकी भी मदद करने का जिम्मा उठा लिया। यानी कोई भी हिंदुस्तान में किसी भी परेशानी से जूझ रहा हो, वो सोनू सूद से संपर्क करे, गो टू मैन। सर ये बड़ा मुश्किल काम भी, आप सोचिए कि जब मुझे याद है कि कई लोगों ने कुछ अलग अलग, मैं आज भी सुबह कुछ केसेस देखा था, तो कुछ लोगों ने कई लोगों को गुहार लगाई, नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि अभी कहीं नहीं हुआ तो यहीं हो सकता है। जब आप वो मैसेज पढ़ते हैं तो आपको लगता है यार बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी, अभी करना पड़ेगा, ये तो कैसे करें। कई बार लोगों को हॉस्पिटल से शिफ्ट करना पड़ता है, किसी लोगों को किसी शहर में एम्बुलेंसेज नहीं मिल रही, किसी लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे, किसी लोगों को मेडिसिन नहीं मिल रही, किसी लोगों को इंजेक्शन नहीं मिल रहे, तो वो सब भी अभी मेरे ऊपर जो है जिम्मेदारी आ गई है। तो कोशिश करेंगे कि हर जिम्मेदारी उसको बाखूबी निभाएं। अब देखिए, जैसे एक फोटो तस्वीर जो है वो इंटरनेट पर वायरल है, जिसमें एक शख्स ने आपके नाम की वेल्डिंग शॉप खोल दी है, सोनू सूद वेल्डिंग वर्कशॉप, ये भी देख रहा था मैं। तो आप देख रहे हैं कितना प्यार मिल रहा है आपको। तो अगला स्टेज आपने कुछ सोचा है? पहले एक एक्टर के तौर पे प्यार मिला, अब जो ये आप अच्छा सामाजिक काम कर रहे हैं इसके तौर पे इतना प्यार मिल रहा है, आगे क्या करेंगे? कुछ सोचा है इसके बारे में? इस प्यार को कुछ चैनलाइज करेंगे? देखिए, अभी कर भी रहा हूँ मैंने। मैं जब इन सब लोगों को घर छोड़ने जाता था, स्टेशन पे, बस स्टॉप्स पे, एयरपोर्ट्स पे, तो इनके जहन में यही था कि सर अगर कोई काम मिलेगा तो हमें जरूर दीजिएगा, हम अगर काम मिलेगा तो शायद हम इस शहर में वापस आएंगे। तो सबका एक सवाल था, 10 में से 9 लोग यही बोलते थे। तो मैंने उन लोगों के लिए काम करना शुरू किया। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, मैंने अपने जितने IT के दोस्त हैं और बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं, सब लोगों से टच बेस करना शुरू किया, और 2-2.5 महीने मैंने उसमें बहुत काम किया। और आज जब हम बात कर रहे हैं तो मैंने कल एक प्लेटफॉर्म था जो इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन, कि प्रवासी रोजगार, जिसमें हर एक इंसान जो है देश भर का वो जुड़ सकता है। मेरे पास लाखों लोगों के तो खुद फोन नंबर्स हैं, उनके एड्रेसेस, डिटेल्स हैं, जिनको काम चाहिए या जो लोग जिनको घर भेजा, कि वो लोग सब उस पर जुड़े, जहाँ पे एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज होंगे। मैं उनको जॉब के लिए मैपिंग कर दूंगा कि अगर आप मानक कहीं गुड़गांव में है, दिल्ली में है, उनको इस तरह का कोई आदमी चाहिए, तो मैं उसको
उत्तराखंड, बिहार, उड़ीसा, जहाँ से भी वो उसके लिए मैच करता होगा तो मैं उनको मिला के आई मेक देम मीट। हमने एक बड़ी चीज देखी है हमारे देश के अंदर कि हम लोग कहीं में भी चले जाएं, किसी स्टेट्स में भी चले जाएं, तो हमने अक्सर देखा कि एक चौक पर 10 मजदूर होते हैं, हमने बुलाते हैं कि आप पेंट कर दीजिए, घर का एक काम बना दीजिए, 5-7 दिन काम करते हैं, अपनी दिहाड़ी लेते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उनका कोई नाम, उनका कोई वजूद नहीं होता। मैंने वो क्रिएट करने की कोशिश की है कि उनका एक आईडी रहेगा, एक सोशल सिक्योरिटी नंबर होगा। अगर जितने लोग जुड़े, मेरा टारगेट है कि 2.5 से 3 करोड़ लोग इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े आने वाले कुछ महीनों में, और वो सारे के सारे लोगों की एक आइडेंटिटी होगी। किसी को कहीं पे भी देश में कहीं भी तकलीफ होती है, चाहे वो उनको मेडिकल की इमरजेंसी हो, चाहे कुछ एजुकेशन की इमरजेंसी हो, उनको हम लोग केटर करें। मैंने टाइप्स किया बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो करती हैं थ्रू एनजीओ से, सबके साथ, कि मैं इन लोगों को स्किल सिखा सके। अगर किसी को 3 करोड़, 3 करोड़ बहुत बड़ा नंबर होता है। 3 करोड़ लोगों को आप सोच रहे हैं कि स्किल्स दें, नौकरी दिलवाएं। देखिए मेरा ऐसा है कि ऑलमोस्ट 6 करोड़ 20 लाख के करीब माइग्रेंट्स के नंबर आते हैं, जिसमें 2.5 से 3 करोड़ लोग हैं जो निकल के मूव करते हैं, और 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हमेशा मूव करते हैं। हाँ। तो इसको नंबर लाने में लगेगा 1 साल लगेगा, लेकिन मैंने 2 दिन के अंदर अगर आप उसका डेटा देखो तो इतने ज्यादा इनफ्लो है, इतने ज्यादा लोगों को जरूरत है, और खासकर इस पैंडेमिक में जब लाखों लोगों की जॉब्स जा रही हैं, हजारों लोग इनसिक्योर हो चुके हैं, और उसमें पर ये भी आप सोचिए कि उसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है लोगों की, उनको लेबर्स नहीं मिल रहे, उनको काम करने वाले नहीं मिल रहे। तो मेरी इच्छा है कि इन दोनों को जोड़ें, और जब आप ये रिजल्ट्स में तब्दील होना शुरू होगा तब आप देखेंगे कि किस तरह इन नंबर्स में इजाफा होगा। उनको पता चलेगा कि एक प्लेटफॉर्म पर काम मिल सकता है, उस प्लेटफॉर्म पर काम सीखा जा सकता है। तो वही आइडिया है, जैसे हमारे बहुत सारे लोग जा रहे थे, लेकिन उन्हें एक टाइम पे विश्वास हुआ कि अगर हम सोनू को कांटेक्ट करेंगे तो हम सेफली हमें घर पे पहुंच जाएंगे। तो वही विश्वास इस प्रवासी रोजगार का भी है कि हम जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं नौकरी का जो नंबर है वो लग ही जाएगा। जाहिर के लिए मेहनत कर रहे हैं। नहीं, और यकीन है आप करेंगे तो कुछ ना कुछ कर ही देंगे उसमें क्योंकि जब आप करने की ठानते हैं, आप दिल से करते हैं और आप फिर लग जाते हैं तो लग ही जाते हैं। 2 सवाल और है मेरे। एक सवाल ये, आप किताब भी लिख रहे हैं, आपका जो एक्सपीरियंस रहा है पिछले 3, 4, 5 महीने का, उस पर आप किताब लिख रहे हैं, और आपने ये कहा भी है कि लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस आपका रहा है ये। तो किताब में जाहिर है हमें पढ़ने को मिल जाएगा क्या क्या हुआ, कैसे आपके मन में ख्याल आया और आपने क्या क्या किया। मैं आपसे आगे के बारे में फिर से पूछ रहा हूँ, कुछ आपने सोचा है? मान लीजिए चलिए रोजगार भी हो गया, ठीक है, उसके बाद कुछ आगे सोचा है आपने कि आगे एक बड़ा एनजीओ ऐसा खड़ा करें जिससे लोगों की मदद करें, या पॉलिटिक्स में जाके, क्योंकि चेंज लाने के लिए आपको ये जिम्मेदारी अपने कंधों पे या तो पॉलिटिक्स में जाके लेनी पड़ती है, या फिर आप सोशल वर्क में उतर जाते हैं पूरी तरह से? मैंने अपने मदर के नाम पे एक ट्रस्ट खोला था, प्रोफेसर सरोज सूद ट्रस्ट। वो एजुकेशन में थी, प्रोफेसर थी, तो मैं आज तक जितना भी उस पर काम थोड़ा बहुत करता रहा पंजाब के अंदर, तो वो उन्हीं जो भी कुछ कमाते थे उसी के अंदर मैं खुद डालता था। मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कभी नहीं गया फंडिंग के लिए। अभी मैंने एक द सूद फाउंडेशन, जब इतने लोगों का आना शुरू हुआ तो मैंने एक सूद फाउंडेशन भी बनाया है जो अभी एक्टिव हो जाएगा 5 से 7 दिन के अंदर। तो आइडिया यही है कि ये जो हमने मशाल थामी है लोगों को हेल्प करने की, ये चलती रहे। ये क्योंकि लोगों का जैसे जैसे लोगों को काम मिलता रहेगा या उनके जो मुश्किलें हैं आसान होती जाएंगी, लोगों के नंबर्स बढ़ते जाएंगे। मुझे बड़े एनजीओ ने बोला कि सुनो, आपके पास इतने लोग आएंगे कि आप थक जाएंगे। आज मेरे घर के बाहर भी लोग हर रोज नीचे आते हैं शाम को कि हमें ये प्रॉब्लम्स है, हमें मेडिकल प्रॉब्लम है, वहाँ ऑपरेशन करवाना है। तो मैं ये सोचता हूँ कि जब ये जो विश्वास लोगों का बना है इसको टूटने नहीं देना, इसको आगे बढ़ाना है। तो मैंने ऑलरेडी उस पर काम कर रहा हूँ। और ये तो पॉलिटिक्स में आने से क्या ये विश्वास टूट जाएगा, आपको ऐसा लगता है क्या? टूटेगा नहीं। देखिए बहुत अच्छा जरूर है, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं अभी उसके लिए तैयार हूँ भी कि नहीं, क्योंकि एज एन एक्टर अभी जिंदगी में बहुत कुछ करना बाकी है। मैं बहुत सारी फिल्में कर रहा हूँ और भी करनी है। मुझे पता नहीं कि मैं एक्टिंग और पॉलिटिक्स साथ साथ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या मैं उतना समय ना दे पाऊँ। अगर मैं घुसूंगा कभी तो आई मेक श्योर कि मैं पूरा का पूरा जो समय है पूरा उसी को दूं, क्योंकि यानी जब एक्टिंग से मन भर जाएगा तब सोचेंगे पॉलिटिक्स के बारे में, अभी नहीं। बिल्कुल अभी नहीं। अरे अभी तो बहुत एक्टिंग और बहुत कुछ बाकी है आप में। आपने जो वीडियो डाला अपने बेटे के साथ पुशअप्स लगाते हुए, वो हम देख रहे थे, खूब वायरल भी हो रहा है वो। आप नीचे पुशअप्स लगा रहे हैं और आपका बेटा एहसान वो आपकी पीठ पर पुशअप्स लगा रहा है। इसका मतलब आपने पूरी तरह से अपने बेटे को भी तैयार कर दिया है इंडस्ट्री के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए। देखिए सर, तैयार तो होना ही पड़ेगा। ये इट्स वेरी कट थ्रोट इंडस्ट्री, जहाँ पर आपको कोई भी काम, चाहे आप कॉर्पोरेट में जाएं, फिल्म इंडस्ट्री में, कोई भी फील्ड में जाएं,
कंपटीशन का जमाना है, अगर आप तैयार नहीं होंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। वो देखता रहता है, जो ईशान है मुझे देखता रहता है, मेहनत करते हुए मैं लगा रहता हूँ। तो आई थिंक कहीं ना कहीं उसके अंदर भी वो ड्राइव जरूर है कि मेहनत से ही सपने पूरे हो सकते हैं। तो वो भी बड़ा रेगुलरली वर्कआउट करता है। बट अभी बहुत छोटा है, अभी उसको पढ़ाई बहुत करनी है। तो लेट्स सी कि उसका आने वाले समय में जो उसका जो फोकस है वो किस तरफ जाता है। बट आई एम ऑलवेज देयर टू गाइड हिम। ठीक है, लेकिन 24 घंटे में आप टाइम कैसे निकाल लेते हैं फिटनेस के लिए भी? एक्टिंग भी कर लेंगे, सारे असाइनमेंट्स भी कर लेंगे, सोशल वर्क भी कर लेंगे, लोगों को घर भी भेज देंगे, उनको रोजगार भी दे देंगे, और फिर फिटनेस भी कर लेंगे। मेरे लाइफ के अंदर पहले वो 10 दिन थे जब मैं वर्कआउट नहीं कर पाया, जब मैं माइग्रेन्स की इतनी ज्यादा मूवमेंट हो गई थी, हजारों की गिनती में रोज भेज रहे थे। वो पहले 10 दिन थे लाइफ के जब मैं वर्कआउट नहीं कर पाया। मेरे घर वाले भी वही बोलते थे कि तू पहली दफा है कि वर्कआउट नहीं कर पाया। मुझे समय नहीं मिलता था, सारी सारी रात जाकर उनसे टच में रहते थे, सुबह उठाते थे, भेजते थे ट्रेनों से, बसेस से। सो आई वुड से कि जब आप बहुत सारी चीजें अपने ऊपर ले लेते हैं तो आपके अंदर एक अंदरूनी शक्ति भी बढ़ जाती है। चाहे आप ना भी सोए फिर भी आप फ्रेश लगते हैं, फिर भी आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने में अपनी जान लड़ा देते हैं। तो वही अभी आई थिंक एक जुनून है, एक रश है जिसको मैं कहूँगा कि मुझे थकने नहीं देता और ये सब काम करवा पाता है। ना ही होप कि ये जो जुनून है बरकरार है। बिल्कुल रहेगा। और कुछ एक्टिंग में कुछ ऐसी अधूरी इच्छा है आपकी क्या, जो आपको पूरा करना है? जैसे आपने कहा कि अभी मैं एक्टिंग पर ध्यान दूंगा, बाद में पॉलिटिक्स या बाकी चीज़ों के बारे में सोचूंगा। इतनी बड़ी बड़ी फिल्में आप कर चुके हैं, विलेन भी कर लिया, हीरो भी कर लिया, सपोर्टिंग रोल भी कर लिया, सब कर लिया। कुछ बाकी है ऐसी इच्छा कि नहीं पहले अभी एक्टिंग में ये और करना है? पता नहीं, मैं हमेशा जब आया था तो मुझे बड़े सुपर हीरोज के रोल करने में बड़ा लगता था कि सुपर हीरो जैसी फिल्म करनी चाहिए। बट मैं ये कहूँगा जो किरदार मैं अभी निभा रहा हूँ रियल लाइफ में, तो मुझे नहीं लगता कि उससे बेहतर किरदार मैंने लाइफ में कभी किया होगा। क्या और बात मैं कभी कर पाऊंगा। तो इसी पर एक फिल्म बनवा लें। चलिए सर शुरू कर देते हैं मानिक जी, आप आइए साथ में कुछ कर डालते हैं हम लोग। तो अच्छा मान लीजिए अगर आपके ऊपर कोई बायोपिक बनती है तो आप खुद उसे प्ले करना चाहेंगे या चाहेंगे कोई और एक्टर जो आपको पसंद हो कि वो मेरा रोल करे? मैं डेफिनेटली खुद ही करूंगा सर, क्योंकि मैंने ग्राउंड लेवल पे बहुत काम किया और जब भी बनेंगे तो खुद ही आना पड़ेगा आगे, तो ही पता चलेगा कि एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे महसूस कैसा होता था। ओके, अब मांग हो रही है कि सोनू सूद को भारत रत्न दे देना चाहिए। कैसा लगता है ये सुन के? बहुत बड़ा अच्छा लगता है। मुझे लगता है जब मांग हो जाती है तो भी ऐसा लगता है कि मिल गया है। जब लोग सोच लेते हैं कि आप उस लायक हो तो मुझे लगता है वो आपका सबसे बड़ा अवार्ड होता है। और आई थिंक मेरा अवार्ड मैं हर रोज लेता हूँ जब लोगों के चेहरे पे वो खुशी और स्माइल देखता हूँ। क्या बात है, भारत रत्न हर रोज मिलते हैं मुझे। क्या बात है।